फिल्म की शुरुआत में हमें टोक्यो शहर दिखाया जाता है, जहां रात को बारिश के दौरान आसमान से एक रहस्यमय किताब आकर गिरती है, जिसके साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शहर में एक के बाद एक लगातार कई सारे लोगों की हार्ट अटैक आने की वजह से मौत हो रही है, और ये जो लोग भी है वो सभी अपराधी थे। मतलब कि उन्होंने कभी ना कभी कोई ना कोई कानून तोड़ा था। साथ इन अपराधियों को जो भी मार रहा था उसे लोग कीरा नाम देते हैं। अब इसके बाद टीवी पर एक न्यूज दिखाई जा रही होती है, जिसमें बताया जा रहा था कि एक आदमी ने कुछ लोगों को एक बिल्डिंग में बंधक बनाकर रखा हुआ है, जो सब एक लाइट नाम का लड़का भी देख रहा है, जो फिर अपने बैग से एक नोटबुक निकालकर उसमें किसी का नाम लिख देता है। और अब उसके ऐसा करने के कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि जिस आदमी ने लोगों को बंधक बनाया था उसकी हार्ट अटैक के कारण मौत हो जाती है, जिससे हमें समझ आता है कि लाइट ही कीरा है, जो कि सभी अपराधी को रहस्य में डेथ नोट नाम की एक नोटबुक के जरिए मार रहा है। अब इसके बाद अगले सीन में हम लाइट को उसकी गर्लफ्रेंड शियोरी के साथ देखते हैं, जहाँ शियोरी लाइट से सवाल करती है कि उसे क्या लगता है कीरा ये जो कुछ भी कर रहा है वो सही है या गलत, जिस पर लाइट कहता है कि वो कीरा को सही मानता है। और फिर वो शियोरी से बताता है कि कुछ दिन पहले वो एक रात जब एक बार में गया था, तब वहाँ उसे एक अपराधी दिखाई दिया जो किसी का खून करने के बाद भी बच गया था, क्योंकि पुलिस या कानून के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। और इसी बात पर वो इतना इतरा रहा था। पर तभी वो अपराधी देखता है कि लाइट उसे घूर रहा है, जो अब लाइट को भी जान से मारने की धमकी देता है। और इन सब की वजह से अब लाइट अपने लॉ की किताब को कूड़ेदान में फेंक देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो जिस कानून की पढ़ाई कर रहा था वो उसकी किसी काम की नहीं है। जो सब बातें सुनकर शियोरी लाइट से कहती कि वो आज के बाद ऐसे किसी भी जगह नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ लाइट ने शियोरी को आधी ही कहानी बताई थी, क्योंकि इसके आगे की कहानी में लाइट के सामने एक नोटबुक आकर गिरी थी, जो वो ही रहस्य में डेथ नोटबुक थी, जिस किताब को लाइट ने उठा लिया था। जिसके बाद वो उस किताब को घर लेकर आया, जहाँ जब उसने उस किताब को खोला तो उसमें लिखा था कि इस किताब में जिस किसी का नाम लिखा जाएगा वो शख्स अगले 40 सेकंड्स के अंदर मारा जाएगा, और अगर उसके मरने का कारण नहीं लिखा गया तो वो हार्ट अटैक से मारा जाएगा। पर लाइट को ये सब बात मजाक लग रही थी, पर फिर भी वो डेथ नोट को परखना चाहता था, इसलिए वो टीवी में दिखाए जा रहे एक अपराधी का नाम उस डेथ नोट में लिखकर सो जाता है। और फिर अगले दिन सुबह उसे पता चला कि पिछली रात जिस इंसान का नाम उसने डेथ नोट में लिखा था उसकी सचमुच में हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई, जो जानकर उसके होश उड़ गए। अब लाइट इस डेथ नोट को एक बार फिर से जांचने की मंशा से उस बार वाले अपराधी का नाम डेथ नोट में लिख देता है, और फिर वो अपराधी लाइट के सामने ही अपना दम तोड़ देता है, जिससे लाइट को यकीन हो जाता है कि इस डेथ नोट के जरिए किसी को भी मारा जा सकता है। जिसके बाद वो वहाँ से भागकर दूसरी गली में आ गया, जहाँ उसका सामना एक अजीब से क्रीचर से हुआ। उस क्रीचर का नाम र्यूक है, जिससे लाइट काफी डर रहा था। पर यहाँ र्यूक उसे बताता है कि वो इस डेथ नोट का गार्डियन है, और वो सिर्फ उसे ही दिखाई देता है जिसके पास भी एक किताब होगी। आगे र्यूक लाइट से कहता है कि वो काफी बोर हो चुका था, इसलिए उसने ये किताब धरती पर गिरा दी, क्योंकि वो देखना चाहता था कि कोई इंसान इस डेथ नोट का इस्तेमाल क्यों और कैसे करेगा। साथ ही वो ये भी रिवील करता है कि ऐसे ही कई सारी डेथ नोट्स हैं, और जिनके साथ उनके गार्डियन भी होते हैं। और फिर बीतते हुए समय के साथ र्यूक और लाइट में अच्छी दोस्ती हो जाती है। लाइट दरअसल चाहता था कि वो एक नई दुनिया बनाए जिसमें कोई भी अपराधी मौजूद ना हो, इसलिए वो डेथ नोट की मदद से बाहर मौजूद अपराधी को मारने के साथ साथ जेल में मौजूद अपराधी को भी मारने लग जाता है। मतलब कि अब वो कानून के खिलाफ काम कर रहा था, इसलिए पुलिस फोर्स जिसका हेड लाइट के पिता ही होते हैं, वो कीरा को पकड़ने के लिए एक डिटेक्टिव को हायर करते हैं, जिसका असली नाम तो किसी को पता नहीं होता और ना ही किसी ने उसको देखा होता है। लेकिन उसे सब एल कहकर बुलाते हैं, और अब एल सभी से कहता है कि वो एक लाइव टेलीकास्ट करवाएगा, जिसके जरिए वो कीरा से कुछ कहना चाहता है। इसलिए अब अगले ही दिन लाइव टेलीकास्ट के दौरान एक आदमी सबसे बताता है कि वो एल है, जिसे कीरा को पकड़ने के लिए रखा गया है। और इसीलिए अब एल सभी को अपना सही नाम बताते हुए कहता है कि अगर कीरा मुझे देख रहा है तो मैं उसे चुनौती देता हूँ कि वो मुझे मार कर दिखाए। अब क्योंकि ये सब लाइट भी देख रहा था, इसलिए वो उस आदमी को डेथ नोट का इस्तेमाल करके मार डालता है, जिससे सभी एकदम दंग रह जाते हैं। और अब एल अपनी आवाज में कीरा को रिवील करता है कि उसे इस बात का शक था कि वो किसी को भी मार सकता है, जब कीरा ने उसे देखा और उसका नाम जानता हो। और क्योंकि ये टेलीकास्ट सिर्फ जापान में ही हो रहा था, तो कीरा ने ये बेवकूफी करके ये भी साबित कर दिया कि वो जापान में ही मौजूद है, और अब वो कीरा को जल्दी पकड़ लेगा। दरअसल टेलीकास्ट के दौरान जिस आदमी की मौत हुई वो एक अपराधी था, जिसे एल ने ये सब कहने के लिए कहा
था। और अब यहाँ एल की बात सुनकर लाइट गुस्से से बाहर जाता है, क्योंकि पहली बार उसके सामने कोई ऐसा था जो कि उसे हरा सकता था। इसके बाद एल पुलिस को बताता है कि जो भी खून हो रहे हैं वो सब आम काम के दिनों में कम और छुट्टी के दिनों में ज्यादा हो रहे हैं। और इस पैटर्न को देखकर ऐसा लगता है कि कीरा एक कॉलेज स्टूडेंट है। अब बीतते हुए समय के साथ एल का पूरा शक लाइट पर चला जाता है, क्योंकि उसके पिता इस केस के हेड है और लाइट काफी होशियार भी है, जो कि बड़ी ही आसानी से पुलिस के डेटाबेस को एक्सेस कर सकता था। जिस वजह से एल सभी पुलिस ऑफिसर से कहता है कि कीरा को हमारी हर चीज की जानकारी का पता लग जा रहा है, जैसे कि अब उसने कॉलेज के समय पर भी लोगों को मारना शुरू कर दिया है और साथ ही वो पुलिस के डेटाबेस को एक्सेस भी कर सकता है, जिससे पता चलता है कि या तो कीरा कोई पुलिस ऑफिसर है या फिर उनका कोई अपना। वहीं दूसरी तरफ लाइट को शक हो जाता है कि उस पर शायद नजर रखी जा रही है और वो जानता था कि ये सब एल करवा रहा है, इसलिए वो उसे किसी भी कीमत पर मार डालना चाहता था। जो बात वो रीक से भी बताता है, जिस पर रीक उससे कहता है कि वो उसकी मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास शिनिगामी आइज है, जिससे वो किसी भी इंसान की बची हुई उम्र और उसका नाम पता कर सकता है। और वो ये शक्ति लाइट को उसकी बची हुई उम्र के आधे हिस्से के बदले उसे दे सकता है, जिससे वो एल को आराम से मार पाएगा। पर क्योंकि लाइट काफी अक्लमंद था, इसलिए वो र्यू को अपनी आधी उम्र देने से इनकार कर देता है और खुद एल का असली नाम पता करने का फैसला करता है। अब यहाँ लाइट सबसे पहले उस एजेंट को मारने का सोचता है, जिसका नाम रे होता है, जो हर जगह उसका पीछा कर रहा होता है। फिर इसके अगले दिन लाइट शियोरी के साथ एक बस पर चढ़ता है, जिसमें उसके पीछे वही एजेंट भी चढ़ जाता है। पर तभी वहाँ एक चोर भी चढ़ जाता है, जो कि बस पर कब्जा करने की कोशिश करता है। यहाँ पर रे सोचता है कि अगर लाइट ही कीरा है तो वो इस चोर को भी डेथ नोट की मदद से मारेगा। और तभी लाइट अपनी डेथ नोट का एक पेज फाड़कर उसमें लिखता है कि मैं उसे बातों में उलझाए रखूंगा और इस दौरान तुम उसकी गन छीन लेना। और अब लाइट उस नोट को रे को देने की कोशिश करता है, पर वो नोट लाइट के हाथ से गिर जाता है, जिससे वो चोर उस नोट को देख लेता है। और जैसे ही वो उस नोट को उठाता है तो उसे रूक नजर आने लगता है, क्योंकि वो नोट डेथ नोट से फाड़ा गया था। और अब इस तरह रूक को अचानक सामने देखकर चोर बुरी तरह से डर जाता है और रूक पर गोलियां बरसाने लगता है, लेकिन रूक को कुछ नहीं होता, जिस वजह से चोर डर कर बस से कूदकर भागने की कोशिश करता है। और एक तेज रफ्तार में आती हुई कार चोर को कुचलकर निकल जाती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये सब देखकर एक शक लाइट से हट जाता है, क्योंकि इस बार मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी और पूरे समय लाइट उसके सामने ही था, इसलिए उसकी लाइट से दोस्ती हो जाती है, जहां वो अपना नाम भी लाइट से बता देता है। और साथ ही उसकी मदद से लाइट इस केस में काम कर रहे सभी एजेंट्स के नाम का पता लगा लेता है। इतना कम ने कि उस दिन बस में जो भी हुआ वो सब लाइट का ही किया धरा था, क्योंकि उसने इस बार डेथ नोट में उस चोर का नाम, मौत का समय और उसकी मौत की एग्जैक्ट वजह भी लिखी थी, जिससे हमें पता चलता है कि डेथ नोट के जरिए लाइट किसी भी इंसान के मरने का समय भी निर्धारित कर सकता है। अब क्योंकि लाइट के पास रे के साथ साथ सभी एजेंट्स के नाम थे, इसलिए वो सबसे पहले डेथ नोट में नाम लिखकर रे को मारता है और फिर वो उसके बाद बाकी सभी एजेंट्स को इसी तरह मार देता है। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि लाइट अब किसी अपराधी को नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए निर्दोष लोगों को भी मार रहा है। हालांकि इस तरह हो रही एजेंट्स की मौत से सभी ऑफिसर्स घबरा जाते हैं और कुछ तो डर के इस केस को ही छोड़ देते हैं। पर लाइट के पिता और उनके कुछ लोग अब भी कीरा को पकड़ना चाहते थे, इसलिए वो सभी एल से आमने सामने मिलने जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि एल एक आम सा लड़का है जो कि बहुत ही अजीब लग रहा था। साथ ही उसकी उठने बैठने और खाने का अंदाज भी बहुत ही अजीब था। अब इसके बाद हमें रे की पत्नी नाओमी को दिखाया जाता है, जो कि उसी की तरह एक डिटेक्टिव होती है और साथ ही वो रे के खूनी मतलब कि कीरा को ढूंढने में लगी थी, जिस छानबीन में उसे लाइट पर ही शक हो जाता है, इसलिए वो लाइट के कॉलेज में जाकर उससे और शियोरी से मिलती है। साथ ही वो लाइट को दबे लफ्जों में धमकी भी देती है, जिससे लाइट को लगता है कि अब उसका राज धीरे धीरे खुल रहा है और नाओमी आगे चलकर उसके लिए खतरा साबित हो सकती है। पर उसने अपना सही नाम लाइट को नहीं बताया था, जिस वजह से लाइट उसे मार नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ एल चुपके से लाइट के कमरे में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगवा देता है, जो बात उसके पिता को भी नहीं पता थी। पर इस बात का भी लाइट को पता चल जाता है, इसलिए वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिससे उस पर शक हो जाए और वो ऐसा दिखाता है जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है। अब टीवी पर एक अपराधी की खबर दिखाई जा रही होती है, जिसकी तुरंत ही हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है। हालांकि लाइट उस समय टीवी भी नहीं देख रहा था, जिस पर एल ने भी नजर रखी थी।
और अगले ही पल हमें पता चलता है कि लाइट बड़ी ही चालाकी से सबसे छिपकर एक मिनी टीवी के जरिए सब कुछ देखकर अपना काम कर रहा था, लेकिन उसे कोई पकड़ नहीं पाया। इसलिए अब उसके कमरे से सभी कैमरास को हटा दिया जाता है, क्योंकि एल को छोड़कर सभी का शक उस पर से हट चुका था। जिसके बाद अगले दिन नाओमी एल से कांटेक्ट करती है और उसे बताती है कि उसे शक है कि लाइट ही कीरा है, इसलिए वो अपनी जान को जोखिम में डालकर आज सभी के सामने लाइट का सर लाने वाली है। इसलिए सबसे पहले वो शियोरी को अगवा करके लाइट को एक आर्ट गैलरी में आने के लिए कहती है, जहाँ कैमरेज लगे हुए थे और ये सब एल भी देख रहा था। यहाँ लाइट के पिता एल पर गुस्सा करते हैं, क्योंकि अभी भी एल लाइट पर शक कर रहा था। इधर लाइट जब आर्ट गैलरी पहुंचता है तो वो देखता है कि नाओमी ने शियोरी की गनपट्टी पर बंदूक तान दी है और वो लाइट से शियोरी की जान के बदले ये कबूल करने के लिए कहती है कि वो ही कीरा है, जिस बात से लाइट साफ इनकार कर देता है। यहाँ अब नाओमी लाइट को अपना असली नाम बताते हुए कहती है कि वो शियोरी पर गोली चलाने जा रही है और अगर वो उसे बचा सकता है तो बचा ले, पर लाइट कुछ भी नहीं करता। और फिर अचानक में शियोरी को नाओमी से छूटकर भागने का मौका मिल जाता है, जिस वजह से नाओमी लाइट के ऊपर गोली चलाती है, पर वो गोली गलती से शियोरी को लग जाती है, जिससे वो तुरंत वहीं मारी जाती है। और तभी सभी पुलिस वाले वहीं पहुंच जाते हैं, जो सब देखकर नाओमी को ना जाने क्या हो जाता है कि वो उसी गन से खुद को ही गोली मार लेती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब इन सब के कुछ देर बाद युग लाइट से सवाल करता है कि क्या उसे दुख है कि शियोरी मारी गई, तो इस पर लाइट हंसते हुए जवाब देता है कि यहाँ जो भी हुआ वो सब उसी के प्लान का एक हिस्सा था, उसी ने नाओमी और शियोरी दोनों की ही जान ली है। वो रिवील करता है कि उसने चर्च से नाओमी का असली नाम पता लगाया, क्योंकि उसने वहाँ रे के साथ शादी की थी और शादी में कोई भी अपना नाम सही लिखवाता है, जिसकी मदद से उसने उससे ये सब करवाया जो आज हुआ। मतलब कि डेथ नोट में लिखने वाला अपने शिकार के मौत के साथ साथ उसके मरने से पहले की गतिविधियों को भी काबू कर सकता है, और साथ ही शियोरी ने भी बिल्कुल वैसा ही किया जैसा लाइट ने डेथ नोट में लिखा था। मतलब यहाँ लाइट ने खुद को बचाने के लिए शियोरी की जान ले ली। इसी बीच फिर हमें एक मीसा नाम की लड़की देखने को मिलती है, जो कि एक गुंडे से बचकर भाग रही थी, और तभी अचानक से उस गुंडे को हार्ट अटैक आ जाने के कारण वो वहीं मारा जाता है, जो सब देखकर मीसा हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ लाइट अपने पिता से कहता है कि कीरा की वजह से आज शियोरी मारी गई है, इसलिए वो उनकी टीम में शामिल होकर कीरा को पकड़ना चाहता है, जिसके लिए उसके पिता उसे मना करते हैं। लेकिन तभी वहाँ एल पहुंचता है, जो लाइट से कहता है कि वो उनकी टीम में शामिल हो सकता है। जहाँ मूवी के आखिरी सीन में हम एल और लाइट को आमने सामने खड़ा पाते हैं, जिसकी आगे की कहानी हमें अगले पार्ट में पता चलेगी। मतलब कि इसी अधूरी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो या तो आपको इसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।